तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, और यू कैन से डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। देखिए, इसमें दो तरह से हम इसको करेंगे। एक हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर डॉपलर इफेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल वाला, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट में क्या होगा कि जो हमारी लाइट वेव है और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट होगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में लाइट वेव विल गो परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये लाइट है, लाइट की स्पीड सी है, तो लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो दैट विल बी ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी साउंड के डॉपलर इफेक्ट की, कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर में, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, इन दोनों में रिलेटिव मोशन अगर है, तो उस केस में जो लाइट वेव है उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की एफ, उनमें डिफरेंस होता है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं तो एफ डैश एफ से बड़ा होता है, ठीक है। अगर वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करने का मतलब है दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और अगर इसके ऑपोजिट सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उसने कोई लाइट साउंड वेव छोड़ी, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, तो उस केस में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू एफ। तो दिस इज फॉर साउंड। अब हम लाइट के लिए इसको डिफाइन करने वाले हैं पहले। तो लेट अस राइट वन और टू लाइंस। व्हाट इज रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट? तो इट इज a phenomenon in which there is a change in frequency of light due to relative motion between source of light and observer। ऑब्जर्वर और सोर्स में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो देयर इज अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नाउ दिस इफेक्ट इज observable only when the speed of observer, जो उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है उस ऑब्जर्वर की जो अपनी स्पीड है, दैट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब उन दोनों की जो आपस में रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड दैट इज कंपेरेबल टू लाइट। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, ये हमारी अर्थ है और यहां पर एक स्टार है, काफी दूर यूनिवर्स में, स्पेस में कहीं पर एक स्टार है। स्टार लेट अस सपोज अपनी स्पीड v से मूव कर रहा है, एंड दिस v इज वेरी लार्ज, इट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे स्टार्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्स अगर इस अर्थ से दूर जा रहा है, तो यहाँ स्टार से जो लाइट वेव, चारों डायरेक्शंस में लाइट वेव्स आ रही है, उन लाइट वेव्स की जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है अर्थ के ऊपर, वो उस फ्रीक्वेंसी को नोट करेगा, तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं बता पाएगा। वो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताएगा उसको हम न्यू डैश से डिनोट कर लेते हैं, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू से डिफरेंट होगी, देयर इज अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। और ये न्यू डैश की जो वैल्यू है कि वो कितनी ऑब्जर्व करेगा, ये इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्टार की स्पीड पे। जितनी ज्यादा हाई स्पीड से वो मूव कर रहा होगा उतना ज्यादा डिफरेंस इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में होगा। एक एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो सोर्स पे डिपेंड कर रही है कि वहां पे जो अंदर जो लाइट जनरेट हो रही है वो किस फ्रीक्वेंसी की है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और इसको बोला जाएगा अपरेंट, ठीक है। तो ये है हमारे डॉपलर इफेक्ट। अब हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे विच इज लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। तो लेट अस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर न्यू डैश फॉर longitudinal Doppler effect।
ध्यान से समझेंगे। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि एस डैश फ्रेम से हमने अटैच कर देना उसको। ये एस डैश फ्रेम है, इट इज मूविंग। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। दिस इज, ये z डैश है, ये y डैश है। इट इज मूविंग विद स्पीड v विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये स्टार आप मान सकते हो, स्टार के साथ मैंने एक फ्रेम अटैच कर दिया, और अर्थ के साथ दूसरा फ्रेम जो है वो ये है, एस फ्रेम। दोबारा बनाते, अच्छा नहीं बना। अर्थ के साथ जो फ्रेम अटैच है वो ये है हमारा, ओ एस फ्रेम, इट इज स्टेशनरी फ्रेम। तो यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज एक प्लेन वेव है लाइट की, लाइट वेव है, वो लाइट वेव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो लेट अस सपोज यहां पर एक हमारे पास लाइट वेव है विच इज मूविंग विद स्पीड c अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि लाइट की वेव है तो c उसकी स्पीड होगी। अगर मैं पूछूं कि इसकी स्पीड इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू कितनी है, वो भी c आएगी। एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू स्पीड कितनी है, वो भी c आएगी। स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। बट अभी यहाँ पे स्पीड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक सोर्स है साउंड का, साउंड से समझेंगे तो वो इस तरह की वेव यहाँ पे छोड़ रहा है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल उस वेव के आ गए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अब बच्चे, ये जो प्लेन वेव है, इस प्लेन वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? तो फर्स्टली वी विल राइट, कंसिडर ए प्लेन वेव, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली दोनों वेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा वही मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा, तो हम एक वेक्टर ले लेंगे दोनों में से। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ प्लेन वेव इज गिवन एज, देखो +2 में अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा हुआ है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, वो आपको भी याद आ जाएगा। ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, कॉज के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। मतलब कोई ना कोई सिनोसॉइडल फंक्शन होता है यहाँ पे, तो वो हम लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं, कॉज kx minus omega t. तो this mathematical function is used to represent इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसलिए माना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैसे ही कंट्रीब्यूशन कम होती है। जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना है, ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना है वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टिकल फिनोमिना में कंट्रीब्यूट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर आप c से डिवाइड कर दें तो उतना होता है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही अपना काम चलाते हैं हर जगह। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां पर k क्या होता है? यहाँ पे k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसको बच्चे प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये इसको वेव नंबर भी बोला जाता है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट्स के यूनिट्स होते हैं मीटर इनवर्स, यहां मैं लिख देता हूं यूनिट मीटर इनवर्स। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं इसके बारे में। तो SI यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एंड द क्वांटिटी, ये जो ब्रैकेट के अंदर सारी क्वांटिटी है kx माइनस ओमेगा टी, दिस इज कॉल्ड फेज,
फेज ऑफ ईएम वेव। ये जो फेज है ये डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन एक्स पे, ये एक्स लोकेशन है वेव के ऊपर, और पर्टिकुलर टाइम टी पे जो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम उसका डायग्राम बनाएं तो इस तरफ होता है प्रोपेगेशन वेक्टर के वेक्टर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और के वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपने ईएम वेव्स में पढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करती है, सिनोसॉइडली वेरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये ओरिजिन है ना, तो किसी लोकेशन एक्स पे, मान लो ये एक्स की वैल्यू है, तो किसी लोकेशन एक्स पे और वहां पर फिर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ये जो ई वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ सारे वेक्टर्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो उस पर्टिकुलर टाइम टी पे, टाइम अलग से चल रहा है, टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, टाइम टी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की कितनी वैल्यू है वो हमें इस फेज से पता चलता है। यहाँ पर अगर एक्स पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, के और ओमेगा वैसे ही वेव के लिए फिक्स होते हैं, तो हमारे पास ई वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फेज। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो फेज है, दिस इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है। तो फेज ऑफ ईएम वेव विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम एस, ठीक है। तो ये एस के विद रिस्पेक्ट टू फेज है, मतलब हम इस ईएम वेव को अभी कहां से देख रहे हैं, अभी जो इक्वेशन 1 लिखी एस फ्रेम से देख रहे हैं। बट नाउ अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें, और जो जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ये जितने भी लॉज हैं या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उस केस में ये जो फेज है अगर हम दूसरे फ्रेम से भी मेजर करेंगे इनवेरिएंट रहना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फेज ऑफ वेव must be invariant under Lorentz transformations. Therefore phi, this is called phi, is equal to kx minus omega t must be equal to phi dash. Phi dash is with respect to another frame which is kx dash minus ओमेगा टी डैश। बट यहाँ पर जब हम दूसरे फ्रेम में जाएंगे, अगर आप x डैश टी डैश डिफरेंट टाइम और x मेजर कर रहे हो, तो k डैश विल बी डिफरेंट, ओमेगा डैश विल बी डिफरेंट, ये ऐसा होगा। तो देयरफॉर kx माइनस ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू k डैश x डैश माइनस ओमेगा डैश टी डैश। तो ये हमारी इक्वेशन है जो हमारी हेल्प करेगी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम। ये ओमेगा लाइट की फ्रीक्वेंसी है स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू, हम फाइंड करना चाहते हैं ओमेगा डैश विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, कि उसमें से अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेजर करें तो वो कितना आएगा। तो विच इंप्लाइज दैट, अब ये राइट हैंड साइड को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, के डैश एक्स डैश माइनस ओमेगा डैश टी डैश इज इक्वल टू के एक्स है ना, तो एक्स की जगह मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू टी डैश। व्हाट इज टी डैश? ओमेगा इंटू टी। व्हाट इज टी? इट इज टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो जस्ट कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन लिखी हमने, दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन x और t की वैल्यूज पुट कर दी है। चाहे आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें, चाहे आप x डैश की जगह पुट कर दे x माइनस वी टी, तब भी कोई चक्कर नहीं है, कैलकुलेशंस वैसे ही हो जाएंगी, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इजी टू सॉल्व। देखो k डैश x डैश ओमेगा डैश t डैश इज इक्वल टू k x डैश डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर लिख लेते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस k v t डैश माइनस ओमेगा t डैश माइनस
ओमेगा वी एक्स डैश, जस्ट मैंने वो ब्रैकेट्स ओपन कर ली हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे एक्स डैश वाली दो टर्म्स आ रही है, एक ये है एक्स डैश वाली टर्म और एक यहाँ पे है, और यहाँ हमें कंपेयर करना है दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, एक्स डैश इन दोनों में से कॉमन लेके जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको अलग से लिखेंगे। ऐसे ही टी डैश कॉमन लेके जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको अलग से लिखेंगे उस वेक्टर को, और फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमें के डैश और के डैश और ओमेगा डैश को फाइंड करना है। ठीक है, देखना कैसे, इन दोनों को मैं पहले कंबाइन करके लिख रहा हूं नेक्स्ट शीट पे। तो यहां पे आ गया हमारे पास इक्वेशन में के माइनस ओमेगा वी बाय सी स्क्वेयर, ब्रैकेट के अंदर एक्स डैश कॉमन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। इसके बाद माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा माइनस के वी, टी डैश कॉमन इन दोनों में से, यहां से और यहां से टी डैश कॉमन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू के डैश एक्स डैश माइनस ओमेगा डैश टी डैश। नाउ आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x dash and t dash of above equation, बहुत आसान है। तो k dash is actually equal to now k minus omega v by c square 1 minus v square by c square. Omega dash is omega minus kv, मतलब जो हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा मेजर कर रहे थे एस फ्रेम में से उस वेव की, वो दूसरे फ्रेम में ओमेगा नहीं है, वो है ओमेगा माइनस के वी अपॉन दिस फैक्टर। ऐसे ही जो हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बाई टू, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा था, वो अब के डैश जो है दूसरे फ्रेम में वो इसके बराबर है, मतलब उसमें वी भी आ गया, उसमें सी भी आ गया, तो स्पीड वी पे डिपेंड करता है। वी उस सोर्स ऑफ लाइट की स्पीड है। आगे चलते हैं। अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन बोल देते हैं इसको 2, इक्वेशन 3, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। यहाँ पे अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ न्यू डैश लिखना चाहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखने वाले हैं, और देखते हैं कैसे होगा, बहुत इजी है। लेट अस पुट ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई न्यू डैश, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इसके साथ साथ के, वहां पे जो k है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में यहां था ओमेगा डैश, उसकी जगह आ गया 2 पाई न्यू डैश। इधर था ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, ओमेगा को भी हम 2 पाई न्यू पुट करेंगे। माइनस, माइनस था के वी, तो के को पुट कर दिया 2 पाई बाय लैम्डा, उसके साथ था वी, वी को एज इट इज रहने दिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ओके, 2 पाई का फैक्टर हर जगह कैंसिल हो गया, एंड ऑल्सो लेट अस पुट लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन होती है किसी भी वेव के लिए, लैम्डा इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये मान लो हमारा एक साइकिल है, इस साइकिल का ये जो डिस्टेंस है वेव का वो लैम्डा होता है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे लैम्डा होता है, और ये साइकिल कितनी स्पीड से चल रहा है, अगर ये लाइट वेव है तो सी स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए वेव को जो टाइम लगता है एक साइकिल के लिए, उसको कैपिटल टी बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो सिंपल डेफिनेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इज लैम्डा, टाइम इज टी, दिस इज न्यू लैम्डा। तो यहां से अगर आप लैम्डा लिखेंगे तो दैट विल बी सी बाय न्यू। यहाँ पे हम लैम्डा की जगह सी नीचे आ जाएगा, न्यू ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे पुट करेंगे तो देखना क्या फैक्टर बनेगा। तो वी विल गेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू माइनस वी अपॉन सी, ऊपर चला गया न्यू का फैक्टर, नीचे वाला जो फैक्टर है इसको भी सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो अंडर रूट के अंदर दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है। अब यहां से न्यू कॉमन आएगा, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू कॉमन, और यहां एलसीएम भी ले लेते हैं, सी माइनस वी बाई सी। तो ये ऊपर वाला फैक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम भी ले लिया मैंने यहाँ सी से और न्यू को कॉमन लिख लिया। डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सी माइनस वी आएगा, यहाँ पे सी प्लस वी आएगा, वो पूरा लिखेंगे, सी माइनस वी इंटू सी प्लस वी, और एक सी स्क्वेयर का फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई होके आएगा, वो सी स्क्वेयर का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ सी को लिख रहे हैं उसको। ठीक है, सी स्क्वेयर होगा अंडर रूट के अंदर, ऊपर जाके सी हो जाएगा, तो ये सी इस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, सी माइनस वी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट के अंदर। देखो, इसको अंडर रूट के अंदर अगर मैं लेके जाऊं तो सी माइनस वी का होल स्क्वायर आएगा, उसको लिख सकते हैं सी माइनस वी इंटू सी माइनस वी। सीधी सी बात है, अंडर रूट फिर से सॉल्व करोगे वापस यहीं पे आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में हम ये लिख रहे हैं, जो फैक्टर है हमारे पास सी माइनस वी इंटू सी प्लस वी। ये थोड़ा सा ना हम जस्ट मैनिपुलेट करते हैं, रिजल्ट को इजी से इजी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ताकि हमें याद रहे, और कुछ नहीं है। बाकी जो हमारा पिछला रिजल्ट था ओमेगा डैश वाला, वो भी इक्वली वैलिड है। तो यहाँ पे अभी क्या किया, ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया, सी माइनस वी के साथ सी माइनस वी कैंसिल हो गया, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, इसको डिस्कस करना आप ध्यान से। तो पहले सारे स्टेप्स ध्यान से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने जस्ट फेज वाला जो हमारा पार्ट है उसको इक्वेट किया था, फाई डैश इज इक्वल टू फाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, वहां पर हमने एक्स डैश और टी डैश के कॉफिशिएंट्स को जब इक्वेट किया, ये ओमेगा डैश आ गया। हम फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमारा ये भी रिजल्ट इक्वली वैलिड है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा, और उसके साथ साथ के भी आ रहा है इसमें। इसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेके जाना चाहते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू। तो क्या करेंगे, ओमेगा डैश को 2 पाई न्यू डैश पुट किया, ओमेगा को 2 पाई न्यू पुट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ गया। नाउ यू कैन सी दिस फैक्टर, ये जो अंडर रूट के अंदर फैक्टर है, दिस इज लेस देन 1। यू कैन सी, क्योंकि ऊपर सी माइनस बी है, ऊपर a माइनस बी है, दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिनोमिनेटर में वही दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो दिस फैक्टर इज लेस देन 1। तो दिस इज इक्वेशन 4, and in equation 4 the factor c minus v upon c plus v is less than 1, which implies that new dash ये 1 से छोटा हुआ ना, तो अगर किसी चीज को 1 से छोटे फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करना है 1 से छोटे फैक्टर से, न्यू डैश विल बी लेस देन न्यू। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज लेस एज कंपेयर टू रियल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये लेस क्यों आ रही है, ध्यान से देखेंगे हमारी सिचुएशन। पहले लिख लेते हैं कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है ऑफ लाइट इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास जो भी हमने सिचुएशन कंसिडर करी है उसमें लाइट वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो ऑब्जर्वर है, वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है विद v स्पीड, और इस केस में उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है लाइट की, दैट इज न्यू, और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू डैश। तो एज यू कैन सी दिस फ्रीक्वेंसी इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी फ्रेम s। यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी फ्रेम है, मतलब जो सोर्स है हमारे पास, सोर्स ऑफ लाइट, वो हमारा स्टेशनरी फ्रेम में है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। ठीक है, अब आप देखिए सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो जब सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जाता है तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज लेस, न्यू डैश इज लेस देन न्यू। अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो सीधा फॉर्मूला न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू अंडर रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। तो दिस इज द रिजल्ट। अब हम इसका ऑपोजिट केस कंसिडर भी करेंगे। नाउ लेट अस सपोज इन द सेकंड केस ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो सेम सिचुएशन है एस, यहाँ पे
यहाँ पे सोर्स है, उस सोर्स ने एक लाइट की वेव छोड़ी c स्पीड के साथ, फ्रीक्वेंसी न्यू, बट नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ स्पीड v टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, अब ये क्या मेजर करेगा, न्यू डैश क्या करना है, पुट v इज इक्वल टू माइनस वी इन इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 5। ठीक है, इसमें हमें v की जगह माइनस, क्योंकि देखो ना स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर आपने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ली थी वेलोसिटी, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी। तो जहां जहां v है वहां वहां माइनस वी, और पुट कर देना आपको, तो देखना न्यू डैश आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अब c प्लस वी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा c माइनस वी। नाउ दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1 ना, तो एज अंडर रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, ऊपर दो चीजें ऐड हो रही हैं, नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दिस इज ग्रेटर देन 1, which implies that the observed frequency या apparent frequency is greater than actual frequency। तो ये रिजल्ट्स आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं नोट। तो when observer moves towards the source, in that case apparent frequency is greater than real frequency। ठीक है जी, तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं। अब हम बच्चों इन रिजल्ट्स को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारा ऊपर वाला ये रिजल्ट है इक्वेशन 5, उसको हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ की अगर बात करें, अपरेंट वेवलेंथ कितनी होगी, तो देखना बहुत आसान है। अपरेंट वेवलेंथ, अब हम अपरेंट वेवलेंथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे ऑफ लाइट वेव। क्या करना है, देखो ये एक्सप्रेशन है जो हमारा, जस्ट इसमें क्या करना है, पुट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यही हम लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो न्यू डैश हो जाएगा सी बाय लैम्डा डैश। देखो यहाँ पे सी सेम रखेंगे क्योंकि दोनों फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। अब यहाँ पे जब आप न्यू डैश की जगह सी बाय लैम्डा डैश पुट करेंगे, इधर आ जाएगा सी बाय लैम्डा, थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया। तो जब आप ये थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा डैश विल बी लैम्डा टाइम्स, ये उल्टा हो जाएगा सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। तो वेवलेंथ के साथ कुछ डिफरेंट होता है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा लग रही है तो वेवलेंथ कम लगेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये वो वाला केस है व्हेन सोर्स is moving away from observer, ये वो वाला केस है ना, उसका एक्सप्रेशन उठाया था मैंने। तो इसका मतलब है इन दैट केस लैम्डा डैश, ये लैम्डा डैश जो है इट इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब अपरेंट वेवलेंथ इज लार्जर, अपरेंट वेवलेंथ इज मोर और लार्जर देन द रियल वेवलेंथ। ओके, अब ये जो फिनोमिना है इसको भी हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट स्काई के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, स्पेस में। देखो बहुत सारे जो स्टार्स हैं वहां से जो लाइट आ रही है अर्थ पे, उसको हम कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। जितने भी लोग एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टार्स हैं उनकी जो लाइट अर्थ तक आ रही है, ठीक है, ऐसे हमारी अर्थ है, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं हमेशा। टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, टेलीस्कोप्स में हम स्टार्स की फोटोग्राफ्स ऐसे खींचते रहते हैं, उनकी इमेजिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर पिछले कुछ 50-60 सालों में ये ऑब्जर्व किया गया है कि द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड वेवलेंथ। मतलब अगर यहाँ से पहले थोड़ी सी लाइट जो थी वो येलोइश कलर की आ रही थी स्टार से, तो धीरे धीरे वो लाइट रेडिश कलर में चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट ऑफ स्टार्स। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो लाइट है, लाइट फ्रॉम द स्टार्स इज चेंजिंग
towards red color of visible spectrum. विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना लाइट का, विजिबल स्पेक्ट्रम में इस तरह से विबग्योर लिखते हो आप, ये मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कलर होता है, ये मिनिमम वेवलेंथ वाला कलर होता है ना। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो जो लाइट आ रही है उसको अगर हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो वो लाइट का जो कलर है वो रेड हो रहा है, रेड की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लाइट की जो वेवलेंथ है वो लंबी होती चली जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है ना। मीन्स जो ऑब्जर्व वेवलेंथ लैम्डा डैश है वो एक्चुअल वेवलेंथ से धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, अगर वो रेड शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं स्टार्स, तो इसका मतलब है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स है ना, सोर्स, वो हमारी अर्थ से अवे मूव कर रहा है, इट इज गोइंग अवे। तो दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो नाइट स्काई में इस चीज को ऑब्जर्व करके हम यहाँ से यूनिवर्स के बारे में ये पता लगा पा रहे हैं कि जो हमारे स्टार्स हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रहे हैं और यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये बहुत बड़ा एक रिजल्ट है एक हमारे पास जो इस रेड शिफ्ट से, डॉपलर इफेक्ट से हमारे पास आ रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली, तो दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो ये डॉपलर इफेक्ट अभी हमने पढ़ा, जो लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, वहां से हम ये हिसाब लगा रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन्स रेड शिफ्ट ऑफ स्टार्स। चलिए, तो नेक्स्ट बच्चों हम करने वाले हैं ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट क्या होगा, लेट अस सी। देखो, इस केस में बच्चों जो लाइट की वेव है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। लास्ट केस में या तो ऑब्जर्वर लाइट वेव के अलोंग जा रहा था या उसके ऑपोजिट, बट इस केस में हमारा जो ऑब्जर्वर है एस डैश फ्रेम जो है वो तो एक्स एक्सिस की तरफ ही जाएगा। ये हमारा एस डैश फ्रेम है जो एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है विद स्पीड वी, और ये स्टेशनरी फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है ये। ठीक है, दिस इज फ्रेम एस। अब इस फ्रेम में हमारे पास एक लाइट की पल्स है जो ऐसे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रही है, परपेंडिकुलर। अब इस केस में बच्चों जब हम किसी भी लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होती है, लेट अस राइट फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए वेव पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, मीन्स अगर ये जो टाइम इंटरवल है ये अगर खुद ही छोटा कर दे हम, देखो टाइम 1 सेकंड है, हम अपने फ्रेम में बैठ के 1 सेकंड को मेजर कर रहे हैं, 1 सेकंड हमेशा उतना ही रहेगा जितना है अभी। 1 सेकंड जो है थोड़ी देर बाद मेजर करोगे 1 सेकंड का टाइम डिफरेंस वही रहेगा। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब दो फ्रेम्स में रिलेटिव मोशन होता है तो इस फ्रेम में अगर टाइम, इस स्टेशनरी फ्रेम में टाइम अगर लेट अस सपोज टी है, टी नॉट है, तो दूसरे फ्रेम में अगर हम टाइम मेजर करेंगे तो देयर इज डायलेशन इन द टाइम, मूविंग क्लॉक रन स्लोली, वो हमने पता। ठीक है, तो अगर ये नीचे वाला फैक्टर टाइम ही चेंज हो जाए, टाइम इंटरवल ही चेंज हो जाए, तो एक फ्रेम में टो है दूसरे फ्रेम में टो नॉट है, यही डे चेंज हो जाए, तो फिर जो मेजर फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं चेंज हो रहे, बट हमारा जो मेजर करने का वाला जो टाइम इंटरवल है वही छोटा हो गया। ठीक है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे लगेगा। तो लेट अस कंसीडर ए वेव, प्लेन वेव of frequency nu. Frequency nu is traveling along y-axis in frame S. ठीक है जी, the time interval between its two cycles, the time interval between its two cycles
या you can say time period or time period. Time interval between cycles is actually time period. With respect to frame S is tau naught. ठीक है, this is proper time. वो tau naught है. ठीक है. Now according to time dilation concept of time dilation, the time interval with respect to observer of moving frame S dash, वो होता है improper time, जो वो दूसरा वाला मेजर कर रहा है. ठीक है, एक्चुअल टाइम टी नॉट है, दूसरा टी है या टो नॉट है ना. तो टो लिखना है आपको, तो दैट विल बी टो नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो दो साइकिल्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है या जो टाइम पीरियड है वो इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट है, दूसरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी. जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है. तो पुट टो इज इक्वल टू 1 बाय न्यू डैश. ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो टो है ना वो ऑब्जर्व्ड टाइम इंटरवल है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम न्यू डैश से डिनोट करते हैं, इसलिए न्यू डैश यहाँ लिखना है. एंड tau naught is equal to 1 by nu, where nu is the frequency of this light wave या plane wave with respect to this stationary frame S, और न्यू डैश जो है वो इसमें से अगर हम मेजर करें इसी की फ्रीक्वेंसी वो है. ठीक है, तो जस्ट पुट कर देना यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना. यहाँ आ जाएगा 1 बाय न्यू डैश, तो रिजल्ट आ जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट. ये रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमने ऑब्जर्व करी है, या अपरेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व्ड और अपरेंट जो अपीयर हो रही है. और अपरेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. अब आप फिर से देख सकते हैं कि ये वाला फैक्टर 1 से छोटा है. अब कोई फैक्टर जब 1 से छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर विल बी लेस देन दिस न्यू, है ना. तो न्यू डैश इज लेस देन न्यू हेयर, लेट अस राइट हेयर. तो हेयर रिजल्ट इज न्यू डैश इज लेस देन न्यू. Means apparent frequency is always less than the actual frequency. In this case, in the case of transverse Doppler effect, the apparent frequency is less than the real frequency. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक ही रिजल्ट है हमारे पास. तो दोनों तरह से डॉपलर इफेक्ट हो गया. लॉन्गिट्यूडनल का रिजल्ट भी आपको याद रखना है और इसका भी रिजल्ट आपको याद रखना है, ट्रांसवर्स का भी. तो therefore when the light wave goes in this direction and observer also moves along same direction, the actual frequency of light is nu, but the observed frequency is nu dash as observed by the observer, and in that case you have to write nu dash is equal to nu under root c minus v upon c plus v. ठीक है, case 2, if light is going in this direction but observer is moving in the opposite direction, that is towards the source of light, in that case nu dash is nu under root c plus v upon c minus v. Here nu dash will be greater than nu, here nu dash is less than nu. And third case, light is going in direction perpendicular to direction of motion of observer.
लाइट इज गोइंग इन दिस केस, ठीक है, सोर्स यहाँ पे है हमारा, तो उस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल न्यू है, इसने न्यू डैश मेजर करी, तो यहाँ पे न्यू डैश सिंपली आएगा न्यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगेन न्यू डैश इज लेस देन न्यू। तो ये तीनों रिजल्ट्स डॉपलर इफेक्ट के आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी इसके ऊपर, जिसमें आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर दे दी जाएगी, टुवर्ड्स और अवे वाला केस आएगा, तो आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला इनमें से अप्लाई करना है और आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, ठीक है।